सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में प्री बोर्ड 2021-22 के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र। ये तो देखिए, यह जो प्रश्न पत्र है ये आपका पूर्णांक इसके 80 नंबर का रहेगा और समय सीमा इसके 3 घंटे ही है। तो यह जो सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र है इसका मॉडल आंसर देखिए। तो सही विकल्प निम्नलिखित में से वे ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यह ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार तो ये थे फ्रेडरिक सादिउ थे। इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधक है। तो लोकमत के मार्ग में जो बाधक है वह है जातीयवाद। उसके बाद देखिए, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादक हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर देखिए कि एक और प्रश्न है इसमें जो कि आपके प्रश्न पत्र में नहीं छपा है, तो वह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो वीर सेनानी भगत सिंह उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में है। तो 12.2% में सघन वन क्षेत्र है। और यदि खुला वन क्षेत्र पूछा तो 9.14 है और मैंग्रोव वन 0.14% है। उसके बाद जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा होता है। तो परिषद के द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव में खालिस्तान में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर। अगला रिक्त स्थान है, देखिए कि छपाई के लिए कंपोज करने वाले खालिस्तान कहलाता है। तो यह कंपोजिटर कहलाता है। भारत की वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था तो ये किस संविधान संशोधन से हुआ था। 73वें संविधान संशोधन से हुआ था। 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 64.6% है। ISI खालिस्तान सुरक्षा चिन्ह है। तो ये औद्योगिक उत्पाद या जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसकी गुणवत्ता का निशान होता है। ISI या उसका चिन्ह होता है। उसके बाद में रिक्त स्थान बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ देखिए, सही जोड़ियों में देखिए कि स्टेपलर ऊन को जो छाटने वाली है उसको स्टेपलर कहा जाता है। फूलर, तो फूलर क्या है, चुन्नटों से कपड़े को समेटना फूलर कहलाता है। सिंहली समुदाय श्रीलंका में है। फेडेवर यह बोलिविया का संस्थान है। अलोकतांत्रिक देश चीन है। और सूती वस्त्र उद्योग, तो ये सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में है। तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र किसे कहा गया है। तो अहमदाबाद को कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल और भूरा होता है। सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है। तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। फिर देखते हैं कि जार्वे लाइन क्या है। यह जर्मन शुल्क संघ है। जार्वे लाइन जो है यह जर्मन शुल्क संघ है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कार्न लॉ किसे कहा गया है। तो कार्न लॉ ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानून के सहारे सरकार ने यह पाबंदी कानून की थी उन्हें कार्न लॉ कहा जाता है। यह जो पाबंदी लगाई थी उसे कार्न लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है शपथ पत्र से क्या आशय है। तो शपथ किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से ली गई और तथ्यात्मक घोषणा है। यह घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। फिर एक प्रश्न जो आपका प्रिंट नहीं हुआ है वह है यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। फिर देखिए सत्य असत्य, तो महासागरीय जल अलवणीय होता है, असत्य। फिर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, सत्य है। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित थी, सत्य। भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है, असत्य।
फिर से सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, असत्य। उसके बाद देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ठ नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, सत्य। उसके बाद हम आगे प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं और उसके बाद में 3 अंक वाले और 4 अंक वाले और नक्शा। तो इसके आंसर अब देखिए। 2 अंक के प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखिए। मतलब संसाधन का अतिदोहन होता है तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो देखिए, संसाधनों के अतिदोहन से संसाधनों की कमी हो जाएगी और दूसरा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से पर्यावरण संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीकृत तापन और ओजोन परत का क्षरण और वायु प्रदूषण। इसी का अथवा है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 इसका उद्देश्य भूमंडलीकृत सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर ले। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, जैव विविधता किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है। तो जैव विविधता वनस्पति और वन्य जीव एवं मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्यों की अनेक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है। अर्थात विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आरक्षित वन किसे कहा जाता है। तो देखिए, आरक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए जा चुके हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। उसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहा जाता है। अथवा में देखिए, रबी और खरीफ की फसल में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, रबी की फसल यह जून जुलाई के माह में बोई जाती है और इसमें जो मुख्य फसलें हैं ये चावल, ज्वार और बाजरा है। खरीफ की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना और सरसों। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में यह क्रांति की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम यह क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखते थे। तो देखिए कि जाबर मजदूरों पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखते थे। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें काम देने का भरोसा भी दिलाता था। दूसरा, जाबर मजदूरों को शहर में जमने के लिए मदद करते थे और मुश्किल में पैसे की भी मदद करते थे। इस प्रकार से जाबर मजदूरों की मदद करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, पंचांग किसे कहा गया है। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारी देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या आशय है। एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उसके बाद इसी का अथवा है, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1965 तक चला था। नस्लवाद को लेकर यह आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था और इसका यह भी मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में ही हर्ज नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा गैर सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता हासिल कर लेते हैं और इसके पश्चात शासन को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। यह तानाशाही शासन है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा प्रश्न है।
तो देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। तंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसीलिए स्वीकार किया गया क्योंकि मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी प्रकार की क्रय शक्ति या वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं और अन्य वस्तुओं में विनिमय करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, अदला बदली करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है विदेशी व्यापार किसे कहा जाता है या विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो विदेशी व्यापार से क्या आशय है? तो विदेशी व्यापार से आशय है दो या दो से अधिक पृथक सत्ताधारी राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हैं तो उनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करती है, जैसे कि बांग्लादेश तथा भारत के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं क्रमांक 14 का अथवा है। देखिए वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम लिखिए। तो वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। छोटे उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा और श्रमिकों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 की उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है? तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। उसके बाद है उपभोक्ता शोषण से बचने के कोई दो उपाय बताइए। तो उपभोक्ता शोषण से बचने के दो उपाय निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता को शिक्षित किया जाए और उपभोक्ता को जागरूक किया जाए। तो यह आपके 2 अंक तक के प्रश्न हुए जिसमें अथवा वाले भी प्रश्न हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। और उसके बाद अगले वीडियो में हम 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।